एंड जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी ने कभी ना कभी सीएपीएफ में आने वाली हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें मेनली बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के बारे में बातें होती है। इनका काम क्या होता है और आप इसमें किस तरीके से सिलेक्ट हो सकते हो, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं हाउ टू बिकम एसआई इन सीएपीएफ एंड डीपी। डीपी मीन्स दिल्ली पुलिस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीएपीएफ होता क्या है। सीएपीएफ जिसके अंदर में हमारे देश की सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी आती है। साथ ही साथ इन सभी फोर्सेस के साथ में अगर आपको सब इंस्पेक्टर जाना है तो आपको एसएससी इसका पूरा नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। इसके थ्रू एक सीपीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना होगा इन सभी में एज अ सब इंस्पेक्टर जाने के लिए, इन सभी में एज अ सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट होने के लिए। साथ ही साथ इस एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम के थ्रू इन सभी में आप एज अ सब इंस्पेक्टर तो जाते ही जाते हो, साथ ही साथ आप दिल्ली पुलिस में भी एज अ सब इंस्पेक्टर रिक्रूट हो सकते हो थ्रू द एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम। तो आपने समझ लिया कि अगर आपको इन सभी में सब इंस्पेक्टर लगना होगा तो आपको एसएससी का सीपीओ एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। इसी के थ्रू ही आप एज अ सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ जा सकते हो। तो आपने समझ लिया इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इसके और डिटेल को। अब बात करते हैं कि जो ये हमारे देश में इतनी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है जिसको हम कंबाइंड रूप से सीएपीएफ कहते हैं, आखिर इनका काम क्या होता है, ये काम क्या करते हैं। तो देखिए, हमारे देश में एक है आर्मी। आर्मी का काम क्या होता है कि जब भी वार होता है, युद्ध होता है, तो उस टाइम पर किसी दूसरे देश से लोहा लेना, किसी दूसरे देश से युद्ध करना, वो काम आर्मी का होता है। लेकिन जब युद्ध नहीं हो रहा होता है, शांति का माहौल होता है, उस समय हमारे देश, ये जो हमारा भारत है, हमारे देश के जो भी सीमा है, जो भी बॉर्डर है, उन सभी की सुरक्षा इन पर्टिकुलर सीएपीएफ के द्वारा किया जाता है। यानी कि आपने समझ लिया कि जो आर्मी है उसका काम है वार करना, और जो सीएपीएफ के जितने भी फोर्सेस हैं उनका काम है अलग अलग देश के बॉर्डरों को संभालना। जैसे कि जो बीएसएफ है, इसका जो काम है बेसिकली ये जो राजस्थान वाला बॉर्डर है और पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, इनकी सुरक्षा करना, इसमें जो भी घुसपैठिए होते हैं उनकी रोकथाम करना इनका काम है। जैसे कि एसएसबी है, तो एसएसबी का मेनली जो काम है, जो उत्तर प्रदेश और जो बिहार यानी कि जो नेपाल से सीमा लगता है भारत का, वहाँ पर जो सुरक्षा देने का काम करता है वो पर्टिकुलर एसएसबी करता है। वहीं अगर मैं सीआरपीएफ की बात करता हूँ तो सीआरपीएफ जिसका पूरा नाम ही सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, और ये भारत सरकार के अंडर में आने वाली एक ऐसी फोर्स है जो पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा का काम करती है। वहीं आईटीबीपी जिसका पूरा नाम इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स होता है, और इसका जो पर्टिकुलर काम होता है वो जो भी चाइना से बॉर्डर लगता है वहाँ पर ये सुरक्षा देते हैं। और उसके बाद में सीआईएसएफ जिसका पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है, जितने भी हमारे देश में इंडस्ट्री है उनकी सुरक्षा, साथ ही साथ मेट्रो वगैरह और जो भी हमारे देश में एयरपोर्ट है उन सभी की सुरक्षा करने का काम सीआईएसएफ का होता है। तो आपने समझ लिया कि ये काम क्या करते हैं और आर्मी में और इनमें डिफरेंस क्या है। आर्मी जो है पर्टिकुलर वार के टाइम पर काम करती है, उस टाइम पर एक्टिव रहती है, लेकिन उसके अलावा हमारे पूरे देश की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इन्हीं सीएपीएफ की होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सभी फोर्सेस में एज अ सब इंस्पेक्टर जाने के लिए आपके पास इनिशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। आप भारत के नागरिक हैं तभी आप एज अ सब इंस्पेक्टर इन सभी में जा सकते हैं। बाकी सारे देश के भी बारे में इसमें बात हुआ है, जैसे कि नेपाल और भूटान, तो इसमें एक अलग क्राइटेरिया लगता है, एक अलग इसमें रिक्वायरमेंट होता है। आप इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो भी लोग होते हैं वो इंडिया से ही होते हैं इसमें जाने वाले। तो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इसके एज लिमिट की। अगर आपको सब इंस्पेक्टर जाना है, लगना है एज अ सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, तो आपकी एज लिमिट क्या इसमें होनी चाहिए, कितने के कितने बीच में आपका एज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस, जो भी अनरिजर्व कैंडिडेट होते हैं, साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, उन सभी की मिनिमम एज 20 ईयर एंड मैक्सिमम 25 ईयर होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें कुछ कैंडिडेट्स को छूट भी मिलती है। जैसे जो कैंडिडेट एससी और एसटी से हैं उनको अपर एज में 5 साल की छूट, और वहीं जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
उन सभी को 3 साल की छूट इसमें दी जाती है अपर एज में। आपको मैं बता दूं कि अगर आप ओबीसी या फिर एससी और एसटी का क्लेम करते हैं इसमें एज में छूट के लिए, तो आपके पास पर्टिकुलर ओबीसी या फिर एससी और एसटी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसमें आपके पास होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट इसमें चलता है। तो आपने समझ लिया एज लिमिट का इसमें क्या क्राइटेरिया होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी के रूप में आपको कितने रुपये देने होते हैं, यानी कि जो एसएससी के थ्रू भर्ती निकलती है एसएससी सीपीओ की, तो उसमें एप्लीकेशन फ़ी क्या लगता है। तो उसमें एप्लीकेशन फ़ी के रूप में आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं। किन कैंडिडेट को, तो जो कैंडिडेट वुमेन नहीं है, जो कैंडिडेट एससी से या फिर एसटी से बिलोंग नहीं करते हैं, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नहीं है, उनको 100 रुपये देने पड़ते हैं। और जो भी कैंडिडेट वुमेन्स है या फिर एससी एसटी है या फिर एक्स सर्विसमैन है, उन सभी के लिए फ़ी 0 लगता है, यानी कि पैसा नहीं लगता है, फ्री होता है एप्लीकेशन फ़ी। तो आपने समझ लिया कि एप्लीकेशन फ़ी का इसमें क्या क्राइटेरिया रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इसके इनिशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में, कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप एसएससी सीपीओ के थ्रू एज ए सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ में जाना चाहते हैं, तो आपके पास मिनिमम डिग्री, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम डिग्री में बैचलर डिग्री, यानी कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से कहीं से भी ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, कोई भी मायने इसमें नहीं रखता है। साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है, उसके इक्विवेलेंट कोई कुछ कर रखा है जैसे बीटेक वगैरह, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की, तो दिल्ली पुलिस में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होनी चाहिए, वो भी एलएमवी, जिससे हम लाइट मोटर व्हीकल के नाम से जानते हैं। तो अगर आपके पास डीएल है तभी आप दिल्ली पुलिस में एज अ सब इंस्पेक्टर जा सकते हो। इसके लिए एक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में एक एक्स्ट्रा, जिसे हम डीएल कहते हैं, वो लगता है एज अ दिल्ली पुलिस, अगर आप सब इंस्पेक्टर लगना चाहते हो तो। आपने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि ये तो ठीक है, आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया, आपके पास में डीएल भी है। अब बात करते हैं कि आपको सब इंस्पेक्टर लगने के लिए पर्टिकुलर किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, यानी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किन किन स्टेप को पार करना होता है इसमें फाइनली सेलेक्ट होने के लिए। तो मेनली ये 4 स्टेप होते हैं जिसको आपको पार करना होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है पेपर 1 एग्ज़ाम होता है। फिर उसके बाद में जो भी बच्चे पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं उन सभी का पीएसटी और पीईटी होता है। पीएसटी मीन्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट वगैरह और चेस्ट की जांच होती है। उसके बाद में पीईटी, जिसे हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें पर्टिकुलर आपका रनिंग, हाई जंप, गोला यानी कि जिसे हम शॉटपुट कहते हैं, और लॉन्ग जंप होता है। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उसके बाद में जो भी बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करते हैं उन सभी का पेपर 2 क्या होता है। आगे हम इन सभी के बारे में बात करेंगे कि पेपर 1 में आपको क्या क्या वहाँ पर पढ़ना होता है, क्या वहाँ पर पूछा जाता है, पेपर 2 में क्या होता है। एंड उसके बाद में जो चौथा स्टेप है वो है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसे हम DME कहते हैं। और इसके बाद में फाइनली आपका DB होता है, जिसके बाद में आप फाइनली एज अ सब इंस्पेक्टर इन सभी प्रोसेस में जा सकते हो। तो बेसिकली ये स्टेप है जिसको आपको पार करना होता है। अब चलिए इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं पेपर 1 को। जो पेपर 1 यहाँ पर है इसके बारे में हम समझते हैं कि पेपर 1 में आखिर क्या क्या पूछा जाता है। तो पेपर 1 जिसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो 200 नंबर का इसमें क्वेश्चन, 200 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है। 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है और इसमें 200 क्वेश्चन ही आते हैं, यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। आपने समझ लिया। और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय इसमें दिया जाता है, यानी कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और इसके लिए 2 घंटे का समय। और उसके लिए ये 4 सेक्शन बनाया गया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। उसके बाद में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें GK GS साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 ही मार्क्स के इसमें होते हैं। उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिससे हम मैथ्स भी कहते हैं, और इसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों से क्वेश्चन आते हैं। इसके भी 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के।
और उसके बाद में जो चौथा होता है वो होता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। यानी कि ये जो सभी है, जितने भी है, इन सभी से मिलाकर 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 ही मार्क्स के होते हैं और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। साथ ही साथ ये जो पेपर होता है इसमें आपका 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो आपको ये भी ध्यान देने वाली बात है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो भी ये है, यानी कि जितने भी ये हमारे सेक्शन हैं, रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, जीएस के लिए, इन सभी के लिए आपको सभी के लिए 30 मिनट का समय इसमें दिया जाता है। यानी कि जो सभी होता है एग्ज़ाम, ये सभी के सभी सेक्शनल एग्ज़ाम होता है। इन सभी के लिए आपको 30 से 30 मिनट का समय इसमें दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इसके पेपर 2 के बारे में। तो आपने पेपर 1 के बारे में समझ लिया कि पेपर 1 में क्या क्या आता है। ये सारे विषय हैं जो आपको पेपर 1 में पढ़ने होते हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 में, जो पेपर 1 के बाद में होता है। जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 में आपको मेनली इंग्लिश पूछा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और इसके टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स के ही होते हैं। यानी कि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी कि 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स, और इसके लिए भी टाइम ड्यूरेशन में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात एक क्या है कि पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में ही 2.5 यानी कि 0.255 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। तो आपको इसमें तुक्केबाजी नहीं चलता है, आपको इसके लिए तैयार रहना होगा और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं एनसीसी। अगर आपने एनसीसी किया है तो इसमें एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट भी मिलता है। जैसे कि अगर आपके पास एनसीसी का सी वाला सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। वहीं अगर आपके पास में एनसीसी का बी सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 मार्क्स और 4 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। और जब आपका फाइनल मेरिट बनता है तो उस मेरिट में आपके पेपर 1 और पेपर 2, साथ ही साथ जो एनसीसी के मार्क्स होते हैं, तीनों मार्क्स को मिलाकर आपका फाइनल मेरिट तैयार किया जाता है। इस तरीके से आपका फाइनल मेरिट बनता है इन तीनों के बेसिस पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि जो पीएसटी, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीईटी जिसे हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, इसके लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेल के लिए, कि जो भी मेल होते हैं उन सभी की हाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज, इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो भी मेल कैंडिडेट होते हैं उन सभी की जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट इसमें होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आपका चेस्ट होता है बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी कि वो एक्सपेंड करनी चाहिए। आपका नॉर्मल चेस्ट 80 और उसके बाद में 5 सेंटीमीटर यानी कि 85 तक फूल जाना चाहिए। तो ये रहा चेस्ट का। लेकिन वहीं जो भी कैंडिडेट इन सभी एरिया से बिलोंग करते हैं, उसके अलावा जितने भी एसटी कैटेगरी के मेल हैं उन सभी की हाइट 162.5 सेंटीमीटर होती है। और उसके अलावा जो भी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन सभी के चेस्ट में भी इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि आपका बिना फुलाए 77 और फुलाने के बाद में 82 तक होनी चाहिए। तो आपने समझ लिया इसके बारे में कि हाइट और चेस्ट का इसमें क्या क्राइटेरिया होता है फॉर द मेल। अब बात करते हैं फीमेल के लिए, कि जो भी फीमेल होती है उन सभी की हाइट 157 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और जो भी फीमेल कैंडिडेट इन सभी कैटेगरी से, इन सभी एरिया से बिलोंग करती है, उन सभी की हाइट 155 सेंटीमीटर इसमें मांगा जाता है। वहीं जितने भी फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करती है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब है, उन सभी की हाइट इसमें 154 सेंटीमीटर मांगा जाता है। तो आपने समझ लिया कि इसमें हाइट का क्या क्राइटेरिया होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि जो मेल कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं और जो फीमेल कैटेगरी की जो भी कैंडिडेट होती है उनकी फ़िज़िकल में क्या क्या होता है, कितने सारे इवेंट होते हैं। तो फिज़िकल के बारे में सबसे पहले हम मेल के बारे में समझते हैं कि जो भी मेल होते हैं, मेल के लिए इन 2 टाइप की रनिंग होती है। जैसे कि सबसे पहले अगर आपने दोनों एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई कर लिया, अगर आपने पहला जो एग्ज़ाम पेपर 1 होता है उसको क्वालिफ़ाई कर लिया तो आपका फ़िज़िकल होगा, और फिज़िकल के बाद में आपका पेपर 2 होता है। तो जो आप फिज़िकल के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका इसमें 100 मीटर का रेस होता है, यानी कि रनिंग होता है, और इसको आपको 16 सेकेंड में कंप्लीट करना होता है। अगर आपने ये कंप्लीट नहीं किया तो आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले 100 मीटर की रेस को 16 सेकेंड में कंप्लीट करना होता है। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट इसको पास करते हैं उनका 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की आपकी रनिंग 6.5 मिनट में कराया जाता है।
यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड में इसको पास करना होता है। इसका कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होता है, कुछ भी मार्क्स इसका नहीं मिलता है। उसके बाद में जब आपने रनिंग को कंप्लीट कर लिया, इसके बाद में आपके लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर का होता है, जिसमें आपको टोटल 3 चांस क्लियर करने के लिए दिए जाते हैं। वहीं हाई जंप की बात करता हूँ, तो इसमें हाई जंप मेल के लिए 1.2 मीटर का होता है। इसमें भी आपको पूरे 3 चांस दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो शॉट पुट होता है, यानी कि गोला, जिसका वज़न जो होता है आपका 7.26 केजी का होता है, यानी कि 7 किलो 260 ग्राम का होता है, जिसे हम 16 पाउंड के शॉट के नाम से भी जानते हैं। और इसको आपको 4.5 मीटर तक थ्रो करना होता है, और इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं। तो ये रहे फिज़िकल के लिए क्राइटेरिया फॉर द मेल कैंडिडेट। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या फ़िज़िकल क्राइटेरिया होता है। तो वहीं फीमेल की बात करता हूँ, तो फीमेल के लिए भी सेम टाइप की रनिंग है, लेकिन इसके लिए क्या है कि टाइम अलग है और डिस्टेंस भी अलग है। जैसे कि आपको पहले फेज़ में 100 मीटर की रनिंग करना होगा, और इसके लिए आपको मैक्सिमम टाइमिंग 18 सेकंड का दिया जाता है। उसके बाद में 800 मीटर की रनिंग होती है फीमेल कैंडिडेट के लिए, और इसको आपको 4 मिनट में क्वालिफाई करना होता है। जब आप ये दोनों के दोनों इवेंट को क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपका तीसरा इवेंट होता है जो कि लॉन्ग जंप होता है, और इसमें 2.7 मीटर लॉन्ग जंप आपको करना होता है, और इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो फीमेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप होता है वो 0.9 मीटर का होता है, और इसमें भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि फीमेल कैंडिडेट के लिए शॉट पुट यानी कि जो गोला फेंक का इवेंट है वो इसमें नहीं होता है। तो आपने समझ लिया कि फ़िज़िकल का इसमें क्या क्राइटेरिया होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल स्टैंडर्ड सभी पोस्ट के लिए होता है, और आपको इन दोनों इवेंट को क्वालिफाई करने के बाद में जो भी इसमें रनिंग वगैरह होता है, शॉट पुट, हाई जंप, गोला फेंक, इसके बाद में आपका पेपर 2 होगा, एंड देन आपका मेडिकल होता है। पेपर 2 के बाद में जो भी बच्चे क्वालिफाई होते हैं वो मेडिकल के लिए होते हैं। अब उसके बाद में जो भी बच्चे मेडिकल पास हो जाते हैं उन सभी का DV इट मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आप फाइनली इन सभी फोर्सेस में एज अ सब इंस्पेक्टर लग सकते हो, और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, देश की सेवा कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इसकी सैलरी के बारे में, क्योंकि सैलरी भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। यही आपको अंदर से मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देता है। तो ये जितनी भी फोर्सेस होती है CFF के अंडर में, ये सभी की सभी पे लेवल 6 की जॉब है, जिसका बेसिक पे 35,400 रुपये बनता है। ध्यान देने वाली बात है कि ये आपकी सैलरी नहीं होता है 35,400 रुपये, ये बस आपका बेसिक पे है। और इसी पर तो बहुत सारे इंक्रीमेंट भी लगते हैं, जैसे कि इस पर HRA मिलता है, DA मिलता है, और हार्ड रिस्क अलाउंस, जैसे कि आपकी पोस्टिंग अगर सियाचिन में हो गई ITBP में, तो जैसे कि BSF में हो गई, जो कि थोड़ा सा हार्ड एरिया है, जहाँ पर ड्यूटी करना थोड़ा सा रिस्क होता है, तो उस पर भी काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं। और उन सभी अलाउंसेस को मिलाकर जो आपकी इन हैंड सैलरी मिलती है वो लगभग 55,000 प्लस मिलती है, जो कि अच्छी खासी और एक रिस्पेक्टेबल सैलरी है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। आज की इस वीडियो में हमने समझा कि CFF क्या होता है, इसके काम क्या होता है, और आपको इसमें जाने के लिए किन किन स्टेप से होकर गुजरना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।